सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ पे ऑल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम एंजल वन की बात करें तो हाल ही में एंजल वन एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई थी। और वो न्यूज़ क्या था भाई कि सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि इक्विटी डेरिवेटिव की जो टेन्योर हैं वो बढ़ाने वाले हैं, जिस वजह से एंजल वन बीएससी जैसी कंपनी से आपको अप टू 8% तक गिरते हुए नजर आई थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ अगर होता है तो इसका मतलब क्या है कि वीकली एक्सपायरी को हो सकता है कि आपको सेबी ख़त्म करती हुई नज़र आ जाए और मंथ में हमें सिर्फ 2 एक्सपायरी देखने को मिले, एक मिड में या फिर एक लास्ट में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नोट करना। और ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो एफ सेगमेंट में लोग ट्रेड अगर करते हैं तो उसको मैनेज कर पाना रिस्क को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि लोग एफ सेगमेंट से दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप समझो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कंपनी गिरी है तो सिंपल सी बात है कि कंपनी का बिजनेस इससे डैमेज हो सकता है। कंपनी का रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट जो है वो इससे वीक हो सकता है। इस वजह से कंपनीज की परफॉर्मेंस हमें इस न्यूज़ के बाद वीक देखने को मिली थी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ क्या कंपनी के Q2 के रिजल्ट में इम्पैक्ट डालेंगे या फिर नहीं। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, चेयरपर्सन ने जो सभी चीज़ें हमें बोली हैं, इक्विटी डेरिवेटिव के टेन्योर वो बढ़ाने वाले हैं, ये अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ये उनके मुंह से हमें सुनने को मिला है। अब मुंह से सुनने को मिला है तो इसका मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी लगेगा, काफ़ी सारे प्रोसेस लगेंगे। और वो प्रोसेस अगर मान लो 1 महीने में कंप्लीट होता है तो इसका मतलब ये है कि Q2 में इसका कोई भी डैमेज हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Q2 का पीरियड कौन सा है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, अगस्त ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सितंबर तक या सितंबर के बाद अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं तो Q2 में इसका कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि Q2 में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो Q2 बहुत अच्छी आएंगे। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट इस न्यूज़ की वजह से कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट जब भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिले तो कितना देखने को मिल सकता है उसकी भी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि CNBC TV 18 में दिनेश ठक्कर ने बोला था कि अगर हम F&O ब्रोकिंग सेगमेंट की बात करें तो एंजल वन अपने टोटल रेवेन्यू का 45% यहीं से जनरेट करती है। और इसी सेगमेंट को अगर ये से भी डैमेज करे तो अल्टीमेटली इससे तो हम क्लियर उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का जो टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू वो इससे थोड़ा सा वीक हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 45% जनरेट कर रही है तो वो सीधा गिरकर 1% पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर उस सेगमेंट से कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू अगर मान लो जनरेट कर रही है तो हो सकता है कि आफ्टर डैमेज 80% का रेवेन्यू जनरेट करे, या 80 रुपये आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप बोल सकते हैं 50 रुपये। तो ये सारी चीज़ें मतलब बोल सकते हैं बिज़नेस ख़त्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, इस वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पहले जैसी में भी हमें देखने को ना मिले। पहले जितनी आसानी से कंपनी कमा लेती थी उतनी आसानी से हो सकता है कि कमाती भी देखने को ना मिले। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हमें कब देखने को मिलता है। बट जब भी देखने को मिलेगा उसकी बात हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी कंपनी के बिजनेस को इससे इफेक्ट होगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो एज ए BSC इन्वेस्टर, एज ए एंजल इन्वेस्टर आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर नोट करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब मैज़गॉन दोस्तों पिछले कुछ टाइम में मल्टीपल न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, और वो मल्टीपल न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। तो पहली न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये एक रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सेट टू अप्रूव 65,000 करोड़ स्कीम, और इस वजह से मैज़गॉन और GREC और बाकी की जो अदर शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं या शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो आपको फोकस में देखने को मिली थी। अब 65,000 करोड़ का स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो सकता है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट कह रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, मेंशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है 65,000 करोड़ की स्कीम को क्लियर करने का, यानी कि अप्रूव करने का, फॉर
शिपिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट 20-25 डेज, यानी कि अगले 20 से 25 दिनों में 65,000 करोड़ के आसपास का जो स्कीम है वो गवर्नमेंट क्लियर कर सकती है। और ये किसके लिए क्लियर हो सकता है? जो शिपिंग सेक्टर है, यानी कि जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, अब ये जो 65,000 करोड़ का नंबर है, इसमें से अगर 20,000 करोड़ की बात करें तो वो एलोकेट किया जा सकता है शिप बिल्डिंग फाइनेंसिंग असिस्टेंट पॉलिसीज़ के लिए। और उसके अलावा जो 25,000 करोड़ का नंबर हमें देखने को मिलता है वो हमें अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। और ये जो सारी चीज़ें हैं पहले ही मैंने बता रखा है कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट किसने छापा है भाई? तो जी बिजनेस ने रिपोर्ट छापा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें अगले 20 से 25 दिनों में हमें सुनने को मिल सकती है, ऐसा जी बिजनेस का कहना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हो गई ऑफिशियली कंफर्म तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो मैज़गॉन के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोलेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, JP मॉर्गन से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कुछ कमेंट्री किया है मैज़गॉन के ऊपर। और वो जो कमेंट्री है वो बेसिकली देखा जाए तो कुछ खास उनके हिसाब से अच्छा नहीं है। अब ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा यहाँ पर इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मैज़गॉन के नंबर्स को हाईलाइट किया है। अगर हम बात करें इनके फोर्थ क्वार्टर के बारे में, यानी कि Q4 और फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, पिछले फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो वो हमें वीक और बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिला ड्यू टू प्रोविजंस, जो कि बोल सकते हैं कंपनी ने रिपोर्ट भी किया था। प्रोविजंस की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए थे। बट उसके साथ कंपनी ने ये भी चीज़ हमें बताई थी कि अगले कुछ दिनों में कंपनी को बड़े सबमरीन्स ऑर्डर मिल सकते हैं। और वो 3 P-75 सबमरीन्स की बातें कहे थे, जिसका लगभग साइज़ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट आई थिंक 75,000 करोड़ के आसपास का कुछ नंबर था। तो फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब JP मॉर्गन का ये है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मतलब जो गाइडेंस इनका था, उस गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कंपनी को ऑर्डर्स मिलने थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डिले अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो इनका रेवेन्यू एस्टिमेट है उसको कट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स की वजह से कंपनी के रेवेन्यू तो ग्रो होंगे, बट ऑन टाइम अगर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलेगी तभी ग्रोथ भी ऑन टाइम हमें देखने को मिलेगा। अगर 2 साल से ज़्यादा कंपनी को होता है एग्जीक्यूशन में तो डेफिनेटली ये जो एस्टिमेट है वो हमें कट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल के आसपास की उम्मीद JP मॉर्गन लगाकर चल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो कंपनी को रेवेन्यू देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिले की न्यूज़ है इस वजह से ही JP मॉर्गन फिलहाल मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ खास कमेंट्री करते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बट हाँ, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो वो किसी कंपनी को लेकर जब कमेंट्री करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज़ को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस रखते हैं। तो हर बार ब्रोकरेज हाउस की बेसिस पे आप डिसीजन तो नहीं बनाओगे, आपको खुद का रिसर्च भी करना ज़रूरी होता है। तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एज ए रिसर्च की तरह आप देखो, ना कि प्रॉपर रिकमेंडेशन की तरह। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा होगा मार्केट को सीखने और समझने में। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब दोस्तों PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इसको लेकर नुवामा की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली कि अगर हम इस बात Q1 की बात करें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं वीक देखने को मिला, और जो अप्लाइंसेस हैं उसमें भी हमें इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। बट फिर भी अगर हम देखें कंपनीज़ के तरफ से EBITDA, प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होती हुई दिखी। इसमें रेवेन्यू में 62% की ग्रोथ दिखी, EBITDA में 54% और कंपनी का नेट प्रॉफिट में 41% की ग्रोथ दिखी अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो। और अभी के टाइम पे इन्होंने ये भी बताया है कि देखा जाए तो ये जो सेक्टर है वो नो डाउट चैलेंजेस तो फेस करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि रूम एयर कंडीशनर्स की बात करें यानी कि RAC की, तो उसमें हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट अल्टीमेटली इनका प्रॉपर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ये है कि नंबर्स ठीक हैं, बट इनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, और प्रॉब्लम्स हुई हैं तो कंपनी के नंबर्स आगे चलकर भी हमें वीक दिख सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें कंपनी को इसलिए डैमेज किया है क्योंकि हमें समर प्रॉपर देखने को नहीं मिला है जैसा हमें पहले देखने को मिलता था। तो इनके हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये सारी प्रॉब्लम्स हमें इन कंपनी के जो बिजनेस हैं उसमें इफेक्ट डालती हुई नजर आएंगी। बट अगर हम बात करें अगले साल की तो सिचुएशन हमें एज इट इज़ देखने को नहीं मिलेगा, सिचुएशन हमें इंप्रूव होती हुई दिखेगी। सिंपल सी बात है, नुवामा ने यही कहा है। ठीक है,
अब इसको लंबा पैराग्राफ में कहा है, तो इस वजह से आप एक एक करके सभी चीज़ों को थोड़ा चाहो तो समझ सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रही थी। उसके अलावा अगली कंपनी की दोस्तों बात करें तो नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:10 के रेशो में था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।